नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी और आपका परिश्रम दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको और अच्छा करने के लिए आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा जो टारगेट रहता है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना। और जब भी आप हमारा वीडियो देखें, आपको आसान लगे या कठिन लगे, अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप सेशन को कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। और जब भी कमेंट किया करें तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 150 रुपए बहुत कम फीस है और जो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और जो आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक पिज्जा की कीमत भी नहीं है 150 रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। क्वेश्चन है आपका कि EIA के अंतर्गत वायु पर्यावरण घटक के तहत कितनी परिधि में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है? 1 से 5, 15 से 20, 7 से 10, 25 से 30। सही उत्तर है आपका 7 से 10। सी ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA में वायु गुणवत्ता का आकलन एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके तहत आमतौर पर परियोजना स्थल से 7 से 10 किलोमीटर की परिधि को कवर किया जाता है ताकि वायु प्रदूषण का सही अनुमान लगाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वर्तमान में कितनी श्रेणियों की विकास परियोजनाओं हेतु EIA अनिवार्य है जिनमें निवेश 50 करोड़ से अधिक है? 15, 29, 10। सही उत्तर है आपका 29। भारत में वर्तमान नियमों के अनुसार 29 विशिष्ट श्रेणियों की विकास परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य है। इन परियोजनाओं में बड़े उद्योग, खनन और ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं जिनका निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि EIA प्रक्रिया के दौरान समन के बाद कौन सी योजना तैयार की जाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP। EI प्रक्रिया समन में के उपायों को लागू करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि परियोजना के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस वर्ष जन सुनवाई को प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1997। भारत में 1997 में EIA अधिसूचना में संशोधन करके जन सुनवाई को अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों की चिंताओं और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सुनना और समझना है। अगला प्रश्न है आपका कि EIA का वह चरण कौन सा है जिसमें यह तय किया जाता है कि परियोजना को EIA की आवश्यकता है या नहीं? सही उत्तर है आपका जांच यानी कि स्क्रीनिंग। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किस वर्ष नेपा पर हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर है आपका 1970 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेपा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पर्यावरण कानून है। इस पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1 जनवरी 1970 को हस्ताक्षर किए थे, जो विश्व में पर्यावरण नीति की दिशा में एक बड़ा कदम था। एक प्रकार से पर्यावरण के बारे में चर्चा और नीतियां यहीं से स्टार्ट होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जोखिम आकलन घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किन आपदाओं का प्रबंधन शामिल है? सही उत्तर है आपका आग का, विस्फोट का और लीकेज का। औद्योगिक परियोजनाओं के जोखिम आकलन में मुख्य रूप से आग, विस्फोट और जहरीली गैसों के लीकेज का अध्ययन किया जाता है। इससे आसपास के क्षेत्रों में होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नदी घाटी परियोजना के पर्यावरणीय परीक्षण के साथ EIA की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है आपका ए, 1976 से 77। भारत में EIA की शुरुआत
1976-77 में योजना आयोग के निर्देश पर नदी घाटी परियोजना के पर्यावरणीय परीक्षण के साथ हुई थी। बाद में 1994 में इसे वैधानिक रूप दिया गया था। EIA रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक घटक में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, जननांकीय आंकड़े और ऐतिहासिक स्थल का। EIA सामाजिक आर्थिक घटक के तहत क्षेत्र के जननांकीय आंकड़े यानी कि डेमोग्राफिक डेटा, रोजगार और ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थलों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि परियोजना से स्थानीय आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2015 के संशोधन के अनुसार पर्यावरण मंजूरी EC की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सही उत्तर है आपका 7 वर्ष। 2015 में EIA अधिसूचना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए पर्यावरण मंजूरी की वैधता 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई थी। इससे परियोजनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतकों में किसे शामिल किया जाता है? सही उत्तर है आपका वृक्ष के तने के वलय को। वृक्ष के तने के वलय जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण जैविक संकेतक माने जाते हैं। इन वलयों की चौड़ाई और घनत्व से बीते वर्षों के तापमान और वर्षा का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण जलवायु परिवर्तन के किस श्रेणी के संकेतक हैं? सही उत्तर है आपका विवर्तनिक संकेतक है। पूरा चुंबकत्व और सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग पृथ्वी के प्लेटों की गति को दर्शाते हैं। इन्हें विवर्तनिक संकेतक यानी कि टेक्टोनिक इंडिकेटर्स कहा जाता है, जो महाद्वीपों के खिसकने और लंबी अवधि के जलवायु बदलावों को समझाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान कितना गिर सकता है? यह आपको बताना है और सही उत्तर है आपका सी, -15 से 20 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभावी पृथ्वी को गर्म रखने के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे यहां जीवन असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? और सही उत्तर है आपका सी, 60%। वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, जिसकी कुल भागीदारी लगभग 60% है। यह गैस जीवाश्म ईंधनों के दहन और वनों की कटाई के कारण तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है आपका यहां पर कि ग्रीन हाउस गैस के मामले में 100 वर्ष के पैमाने पर मीथेन CH4 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली गैस है? और सही उत्तर है इसका बी, 28 गुना। मीथेन वायुमंडल में CO2 की तुलना में कम समय तक रहती है, लेकिन यह ऊष्मा को रोकने में बहुत अधिक प्रभावी है। 100 वर्षों के पैमाने पर मीथेन CH4 CO2 की तुलना में लगभग 28 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रसिद्ध है? सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो मुख्य रूप से कृषि उर्वरकों के उपयोग से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका कि किस गैस की वैश्विक तापन क्षमता CO2 से 23,500 गुना अधिक है? सही उत्तर है आपका SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक मानव निर्मित गैस है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में होता है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 23,500 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि काला कार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यह ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला ठोस कण है। ठीक है, यह बर्फ पर जमा होकर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ग्लेशियरों के पिघलने को तेज करता है। अगला प्रश्न है आपका कि IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1988।
आईपीसीसी की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि आईपीसीसी की किस रिपोर्ट में कहा गया कि 1950 के बाद के तापन का मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पांचवी रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है, आईपीसीसी की पांचवी मूल्यांकन रिपोर्ट AR5 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1950 के दशक के बाद से देखे गए वैश्विक तापन का मुख्य कारण मानव गतिविधियां हैं। यह रिपोर्ट ऐतिहासिक पेरिस समझौते का मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, तो आईपीसीसी की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू कार्बन कहां संचित होता है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सी, तटीय पारतंत्र में, मैंग्रोव में, समुद्री घास में। तटीय और समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव हो गए, समुद्री घास हो गए और नमक के दलदल हो गए द्वारा अवशोषित और संचित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ये तंत्र कार्बन को सोखने में स्थलीय वनों से भी अधिक प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष से प्रभावी किया गया या हुआ। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 2005। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 को कानूनी रूप से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल का कौन सा तंत्र विकसित देशों को विकासशील देशों में निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्वच्छ विकास तंत्र। स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल का एक प्रमुख हिस्सा है। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन कितना है। सही उत्तर है आपका 2 टन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, लेकिन इसकी विशाल आबादी के कारण इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल लगभग 2.0 टन है। यह वैश्विक औसत से काफी कम है। अगला प्रश्न है आपका कि पिछली शताब्दी में भारत की सतह के तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। सही उत्तर है आपका 0.4 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार पिछली सदी में भारत की सतह के औसत तापमान में लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। इसके कारण मानसून के पैटर्न में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत कुल कितने मिशन शामिल हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 8। भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कुल 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इनमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल और ग्रीन इंडिया जैसे प्रमुख मिशन शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय सौर मिशन का संशोधित लक्ष्य 2030 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। सही उत्तर है आपका सी, 280 गीगावाट। ठीक है, भारत में अपने राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्यों को समय समय पर बढ़ाया है। वर्तमान संशोधित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को कितना प्रतिशत बढ़ाना है। सही उत्तर है आपका बी, 20%। राष्ट्रीय जल मिशन NAPCC के 8 मिशनों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य जल के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता में 20% की वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस COP सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की नींव रखी गई थी। COP 15 कोपेनहेगन, COP 16 कानकुन, COP 21 पेरिस, COP 27 शर्म अल शेख। सही उत्तर है आपका COP 16। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना 2010 में मैक्सिको के कानकुन में हुए COP 16 सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देना है। अगला प्रश्न है आपका कि हानि एवं क्षति तंत्र की स्थापना किस COP में हुई थी। सही उत्तर है आपका बी, COP 19 वार्सा।
यह पोलैंड में आयोजित हुई थी। वार्सा सम्मेलन के नाम से जानी जाती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर नुकसान से निपटने के लिए हानि एवं क्षति यानी कि लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म तंत्र की शुरुआत 2013 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री से नीचे रखना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2 डिग्री सेल्सियस, आदर्शता 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और आदर्श रूप से इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन का सांद्रण कितने डॉप्सन यूनिट डीयू से नीचे गिरने पर उसे ओजोन छिद्र माना जाता है। 300 डीयू, 100 डीयू, 220 डीयू या 500 डीयू। सही उत्तर है आपका सी, 220 डीयू। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट कहलाती है। जब ओजोन का सांद्रण 220 डीयू से नीचे गिर जाता है तो उस स्थिति को वैज्ञानिक रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन विघटनकारी पदार्थ नहीं है। सीएफसीज, हैलोंग्स, एचएफसीज, मिथाइल ब्रोमाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका एचएफसीज। सीएफसीज, हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड प्रमुख ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं, जबकि एचएफसीज ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, हालांकि वे बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी। 1974, 1985, 1987 या 1996। सही उत्तर है आपका 1985। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इस खोज ने ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जन्म दिया। अगला प्रश्न है आपका कि किगाली समझौते का मुख्य लक्ष्य किसके उत्सर्जन को कम करना है। सही उत्तर है आपका सी, एचएफसीज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली समझौता 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसका मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस एचएफसीज के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं। सही उत्तर है आपका 6। मूल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जीवों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 6 अनुसूचियां शामिल थीं। अनुसूची 1 और 2 के भाग 2 के तहत सबसे कड़ी सुरक्षा और सबसे कठोर जुर्माने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के रैणी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के रैणी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन। यह 1973 में चला था। चमोली के रैणी गांव से सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर वनों की कटाई को रोका था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सही उत्तर है आपका नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाट में स्थित और कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। बोर है, अमानगढ़ है, दुधवा है या पेंच है। सही उत्तर है आपका बोर। महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। इसे 2014 में देश का 47वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का कारण क्या हो सकता है। सही उत्तर है आपका सी, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण, दुर्घटना या लापरवाही। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में होने वाली महाविपत्ति या गंभीर दुर्घटना है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों अथवा लापरवाही के कारण उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। सही उत्तर है आपका डी, समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि। मानव जीवन की क्षति होती है, संपत्ति का विनाश होता है, पर्यावरण का क्षरण होता है। आपदाएं हमेशा जीवन, संपत्ति और पर्यावरण का व्यापक विनाश करती हैं।
इनसे समुदाय का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ती नहीं है, बल्कि आपदा से निपटने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदाओं के वर्गीकरण में विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है आपका यहां पर ज्वालामुखी। पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली आपदाओं को विवर्तनिक आपदाएं यानी कि टेक्टोनिक डिजास्टर कहते हैं। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शंस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है ग्रेजुएशन में या 12th में, तो टेक्टोनिक शब्द को आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप को कैसे परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है आपका बी, बिना चेतावनी के होने वाली घटना जिसमें भूमि का हिंसक कंपन शामिल है। एनडीएमए के अनुसार भूकंप एक त्वरित और बिना किसी चेतावनी के होने वाली घटना है। इसमें पृथ्वी की सतह का अचानक और हिंसक कंपन शामिल होता है जो भारी विनाश कर सकता है। देखिए, वैसे ये साइंटिफिक बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं और आपके एग्जाम से लेना देना नहीं है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो भी एक क्या है, ज्योग्राफी मान लीजिए, एक साइंस मान लीजिए, वो भी जो पृथ्वी के हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो ग्रह हैं उनकी स्थिति से होने वाले परिवर्तन को नापती है। एक अभी थोड़े दिन, 1-1.5 साल पहले जब भूकंप आया था, 2 साल पहले, तो एक साइंटिस्ट था, तो उसने बताया कि उसने एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को देखकर जो स्पेस में ग्रहों की स्थिति थी उससे उसने भूकंप की प्रेडिक्शन की और बिल्कुल सही हो गई। उसने कहा ये पूरा साइंटिफिक है और उसी टाइम पे भूकंप आया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर प्रति वर्ष कितनी दूरी तक खिसक रही है? लगभग 10 मिलीमीटर, लगभग 100 मिलीमीटर, लगभग 50 mm, लगभग 25 mm या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, लगभग 50 mm। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय विवर्तनिक प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। इसकी खिसकने की दर लगभग 50 mm, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, जो हिमालय क्षेत्र में भूकंप का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंपीय जोन 5 सर्वाधिक सक्रिय के अंतर्गत भारत का कितना भूभाग आता है? सही उत्तर है आपका 11%। भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। जोन 5 सर्वाधिक सक्रिय और अति संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें भारत का लगभग 11% भूभाग शामिल है, जैसे कि उत्तर पूर्व भारत। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है आपका जोन 4। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 में आते हैं। ये एक उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है जहां बड़े भूकंप आने की प्रबल संभावना रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1967 में कोयना महाराष्ट्र में आया भूकंप किस कारण से हुआ था? सही उत्तर है आपका बी, जलाशय प्रेरित भूकंपीयता। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में 1967 का विनाशकारी भूकंप कोयना बांध में पानी भरने के कारण हुआ था। इसे भूविज्ञान में जलाशय प्रेरित भूकंपीयता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप भुज गुजरात में किस तिथि को आया था? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 2001 को। गुजरात के भुज क्षेत्र में 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस की सुबह एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.7 थी और इसमें भारी जनहानि हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये अपडेट हो गई है। सही उत्तर है आपका बी, 11,098 किलोमीटर लगभग है। भारत की तटरेखा चक्रवातों और सुनामी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। नवीनतम आंकड़ों 2024-25 के अनुसार भारत की कुल तटरेखा मुख्य भूमि और द्वीपों सहित लंबाई लगभग 11,098 किलोमीटर है। अधिक सटीक आधुनिक मापन तकनीकों के कारण यह पुरानी गणना 7,516 किलोमीटर से काफी अधिक है, क्योंकि इसमें छोटे मोटे घुमावों और अपतटीय द्वीपों की सटीक गणना शामिल की गई है। ठीक है, पहले जो 7,516 हुआ करती थी, अब बढ़ के वो 11,098 किलोमीटर हो गई है, क्योंकि अब घुमावों को भी नापा गया है, सिर्फ सीधा सीधा नहीं नापा गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कितना प्रतिशत भारत में आता है? सही उत्तर है आपका 10%। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, जो चक्रवातों का प्रमुख केंद्र है। दुनिया भर में आने वाले कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का लगभग 10% हिस्सा भारतीय तटों से टकराता है। अगला प्रश्न है आपका कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में कितने गुना अधिक चक्रवात आते हैं? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना? सही उत्तर है आपका सी, 4 गुना। बंगाल की खाड़ी का तापमान और भौगोलिक स्थिति चक्रवातों के निर्माण के लिए अधिक अनुकूल है। यही कारण है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में लगभग 4 गुना अधिक चक्रवात आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईएमडी के अनुसार वर्षा की कमी दीर्घकालिक सामान्य से कितने प्रतिशत होने पर सूखा घोषित किया जाता है? सही उत्तर है आपका सी, सामान्य से 26% कम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार सूखे की स्थिति तब होती है जब वर्षा में भारी कमी होती है। जब किसी क्षेत्र में वर्षा दीर्घकालिक औसत से 26% या उससे अधिक कम होती है तो उसे सूखा घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा पुरानी सूखे की समस्या से ग्रस्त है, यानी कि क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन है? सही उत्तर है आपका 33%। कृषि मंत्रालय और आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार भारत का एक बड़ा हिस्सा सूखे के प्रति संवेदनशील है। लगभग 33% भूभाग पुरानी और लगातार सूखे की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। एक तो बुंदेलखंड हिस्सा आ जाता है, दूसरा महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है जहां पर सूखा देखने को मिलता है, तीसरा राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कितना भूमि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है? सही उत्तर है आपका ए, 12.6%। भारत की हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.6% हिस्सा भूस्खलन के जोखिम क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल की आग के किस प्रकार में पेड़ों के शीर्ष जलते हैं और आग हवा से तेजी से फैलती है? सही उत्तर है आपका क्राउन फायर। क्राउन फायर जंगल की आग का सबसे खतरनाक रूप है। इसमें पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखाएं जलती हैं और तेज हवा के कारण यह आग बहुत तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैलती है। भारत का कितना क्षेत्र बाढ़ प्रवण है? सही उत्तर है आपका बी, 40 मिलियन हेक्टेयर। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आकलन के अनुसार भारत एक अत्यधिक बाढ़ प्रभावित देश है। देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण माना गया है, विशेषकर गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगला प्रश्न है आपका कि भारी वर्षा की शुरुआत के कितने घंटों के भीतर होने वाली घटना को आकस्मिक बाढ़ कहते हैं? सही उत्तर है आपका सी, 6 घंटा। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया क्विक मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है इसका आपका बी, वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी। इंडिया क्वेक ऐप को नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन को वास्तविक समय में भूकंप के मापदंडों का सटीक जानकारी देना है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन चक्र के किस चरण में बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत अपनाया जाता है? सही उत्तर है आपका डी, पुनर्निर्माण। बिल्ड बैक बेटर आपदा उपरांत रिकवरी का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है। यह पुनर्निर्माण चरण में लागू होता है ताकि भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है आपका सी, प्रधानमंत्री। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए सर्वोच्च संस्था है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? जिले का प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर डीएम, मुख्य विकास अधिकारी या जिले का पुलिस अधीक्षक? सही उत्तर है आपका जिले का कलेक्टर यानी कि डीएम, जिलाधिकारी। और साथ में इसका सह अध्यक्ष भी होता है। वो कौन होता है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैंने कई बार आपको ये पढ़ाया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वर्तमान में कितनी बटालियन है? तो सही उत्तर है आपका 16। ठीक है, तो एनडीआरएफ एक्ट के तहत गठित होता है और वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है। कौन सी धारा के तहत एनडीआरएफ फोर्स का गठन होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी किस वर्ष जारी की गई थी?
सही उत्तर है 2016। सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी वर्ष 2016 में जारी की थी। यह योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी चरणों को समग्र रूप से कवर करती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा में आपदा प्रबंधन में किसकी भागीदारी और नेतृत्व बल दिया गया है? बच्चों की, महिलाओं की, केवल वैज्ञानिकों की, केवल उद्योगपतियों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका महिलाओं की। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडे में महिलाओं के सशक्तिकरण का विशेष प्रावधान है। इसमें आपदा प्रबंधन पहलों में महिलाओं की भागीदारी, उनके नेतृत्व को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत के लिए गठित एनडीआरएफ निधि का वित्त पोषण किस शुल्क से होता है? सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग गंभीर आपदाओं में त्वरित राहत कार्यों के लिए होता है। इसका मुख्य वित्त पोषण विशेष वस्तुओं पर लगाए जाने वाले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा मित्र योजना के तहत कितने जिलों में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? सही उत्तर है आपका 30 जिलों में। ये जिले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कवर किए गए हैं और ये सभी 30 जिले बाढ़ प्रवण जिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? और बहुत ही आसान है इसके लिए उत्तर जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, अब तो आपको रट गया होगा। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि 2013 की उत्तराखंड बाढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए हिमालयी सुनामी। जून 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी और आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन आया था। अत्यधिक जल भराव, प्रवाह और भारी तबाही के कारण इसे मीडिया और विशेषज्ञों द्वारा हिमालयी सुनामी का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का संस्थापक सदस्य है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका उद्देश्य जलवायु और आपदाओं के प्रति बुनियादी ढांचे का लचीला बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं शामिल हैं? सही उत्तर है आपका बी 79। 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। यह अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना की बात करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार समन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिटिगेशन का मुख्य गोल क्या है? सही उत्तर है आपका आपदा के जोखिम या प्रभाव को कम करना, बी ऑप्शन। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के खतरे या किसी खतरनाक स्थिति को प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, आप सभी इससे परिचित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि, बी ऑप्शन आपका सही है। जिला अध्यक्ष जो होता है, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो अध्यक्ष होता है और सह अध्यक्ष होते हैं स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है आपका कि राहत सामग्री या धन का दुरुपयोग गबन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 कितनी सजा का प्रावधान करती है? सही उत्तर है आपका 2 वर्ष तक जेल या और जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति आपदा के समय राहत सामग्री या धन का गबन करता है तो उसे 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार आपदा की मानव निर्मित कारणों में क्या शामिल नहीं होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति। 2025 के नए संशोधन के तहत आपदा की परिभाषा को अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि दंगे या कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति को आपदा नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा? सही उत्तर है आपका सी राज्य के राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में।
शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आपदाओं, अर्बन फ्लूड्स, फायर को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। राज्यों की राजधानियों और बड़े नगर निगम वाले शहरों में विशेष शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत भेदभाव का निषेध किया गया है? सही उत्तर है आपका धारा 61। आपदा राहत कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 61 में स्पष्ट प्रावधान है। इसके तहत आपदा राहत प्रदान करते समय धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है आपका कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय का सचिव। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी एनडीएमए को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। अधिनियम के अनुसार आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय मंत्रालय सचिव, आमतौर पर गृह सचिव, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार जिला योजना की समीक्षा कितने समय में होनी चाहिए? सही उत्तर है आपका बी, कम से कम हर 2 साल में एक बार। आपदा प्रबंधन की योजनाएं समय समय पर अद्यतन होनी चाहिए। नए संशोधनों के अनुसार डीडीएमए द्वारा तैयार की गई जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा कम से कम हर 2 साल में एक बार करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा की गंभीरता के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अनुसार कितनी सजा हो सकती है? सही उत्तर है आपका सी, 1 वर्ष तक जेल या जुर्माना। आपदा के समय समाज में घबराहट रोकने के लिए धारा 54 लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाता है तो उसे 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का नियंत्रण किसके पास होता है? सही उत्तर है आपका सी, एनडीएमए के पास। एनडीआरएफ का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होता है। एनडीएमए की दिशा निर्देशों पर ही यह बल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा के दौरान निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन 2025 के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? सही उत्तर है आपका सी, 10,000। आपदा के समय जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। संशोधित नियमों के अनुसार जानबूझकर निर्देशों का उल्लंघन करने पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा? सही उत्तर है आपका बी, 8 सदस्य। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एसडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के अलावा इस प्राधिकरण में अधिकतम 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, तो 8 अन्य सदस्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी के अध्यक्ष कौन होंगे? सही उत्तर है आपका सी, कैबिनेट सचिव। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति देश के सर्वोच्च कार्यकारी समिति है जो गंभीर राष्ट्रीय संकटों के दौरान समन्वय करती है। भारत के कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के अनुसार किन न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के विरुद्ध वाद सुनने का अधिकार है? सही उत्तर है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आपदा राहत कार्यों में बाधा ना आए इसलिए धारा 71 के तहत दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को चुनौती केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षमता निर्माण में क्या शामिल है? सही उत्तर है आपका बी, संशोधन की पहचान, अर्जन और प्रशिक्षण। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का अर्थ तैयारी को मजबूत करना है। इसमें संसाधनों की पहचान, उनका अर्जन और बचाव कर्मियों व आम जनता को उचित प्रशिक्षण देना शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देना। एनआईडीएम एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना, प्रशिक्षण देना और अनुसंधान व प्रलेखन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का नियंत्रण कौन करता है? एसडीएमए का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति, जिला मजिस्ट्रेट, वित्त मंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका यहां पर बी, राज्य कार्यकारी समिति करती है। एसडीआरएफ जो होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का उपयोग राज्यों द्वारा आपदा के दौरान
तत्काल राहत कार्यों के लिए किया जाता है। इस निधि का प्रशासन और नियंत्रण राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा के दौरान संसाधनों का अधिग्रहण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के अनुसार किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के लिए वाहनों व या अन्य संसाधनों को तत्काल आवश्यकता होती है। धारा 65 के तहत कोई भी सक्षम अधिकारी एक लिखित आदेश जारी करके निजी संसाधनों का अधिग्रहण कर सकता है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राष्ट्रीय योजना को कम से कम कितने वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है? सही उत्तर है आपका हर 5 साल में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पूरे देश के लिए एक दिशा निर्देश है। बदलती जलवायु और नई तकनीकी प्रगति को शामिल करने के लिए इसे कम से कम हर 5 साल में अद्यतन करना जरूरी है, यानी कि अपडेट करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 55 के अनुसार किसे दोषी माना जाएगा? सही उत्तर है आपका डिपार्टमेंट हेड को, यानी कि विभागाध्यक्ष को। यदि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो धारा 55 लागू होती है। इस स्थिति में उस विभाग के विभागाध्यक्ष को दोषी माना जाएगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा की स्थिति में सामग्री की आपातकालीन खरीद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 के लिए किस प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है? सही उत्तर है आपका सामान्य टेंडर प्रक्रिया। आपदा के समय राहत सामग्री, तंबू, भोजन, दवाएं की तत्काल आवश्यकता होती है, जहां देरी जानलेवा हो सकती है। धारा 50 अधिकारियों को आपातकालीन खरीद के लिए सामान्य और लंबी टेंडर प्रक्रिया से छूट प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च स्तरीय समिति एचएलसी की अध्यक्षता कौन करता है? अगला प्रश्न है आपका कि उच्च स्तरीय समिति एचएलसी की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है आपका आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री। गंभीर आपदाओं में राज्यों को एनडीआरएफ से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृति करने के लिए एचएलसी का गठन किया जा सकता है। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री या आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है आपका सी, जिला कलेक्टर। नगरीय आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण महत्वपूर्ण है। नगर निगम वाले बड़े शहरों में इसका उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, जो शहरी और राजस्व प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यदि निर्देश ना मानने से जीवन की हानि होती है तो अधिकतम जेल कितनी हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? सही उत्तर है आपका बी, 2 वर्ष। अधिनियम की धारा 51 बाधा डालने या सरकारी निर्देशों का पालन न करने से संबंधित है। सामान्य उल्लंघन के लिए सजा 1 वर्ष, लेकिन यदि उल्लंघन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के जीवन की हानि होती है तो सजा 2 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो उपाध्यक्ष यहां पर जिला कलेक्टर होता है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, और जो अध्यक्ष होता है वो नगर आयुक्त होता है। ठीक है, जो नगर निगम का नगर आयुक्त होता है वो अध्यक्ष होता है शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? सही उत्तर है आपका एनडीएमए के पास होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष राज्य का प्रमुख सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट धारा 70 कहां प्रस्तुत करनी होती है? सही उत्तर है आपका संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 70 के तहत वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। राष्ट्रीय प्राधिकरण की रिपोर्ट संसद में और राज्य प्राधिकरण की रिपोर्ट संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि सद्भावना गुड फेथ में किए गए कार्यों के लिए अधिकारियों को किस धारा के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है? सही उत्तर है आपका बी, धारा 73 और 74। आपदा की आपात स्थिति में अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। अधिनियम की धारा 73 और 74 अधिकारियों और सरकार को सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए
किसी भी कानूनी मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भूस्खलन मानचित्रण के लिए भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सही उत्तर है आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो भूस्खलन मानचित्रण के लिए भारत में जो नोडल एजेंसी है वो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो का मुख्यालय कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका सी नागपुर। पेसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भारत में खतरनाक पदार्थों और विस्फोटकों से होने वाली औद्योगिक आपदाओं को रोकता है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा रोधी सड़कों के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी। भारत में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक और दिशा निर्देश तय करने वाली सर्वोच्च संस्था भारतीय सड़क कांग्रेस है। यह सुनिश्चित करती है कि सड़कें भूकंप और बाढ़ का सामना कर सकें। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बाढ़ पूर्वानुमान की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? सही उत्तर है आपका सी केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी। देश भर की प्रमुख नदियों में जल स्तर की निगरानी और बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करने का कार्य केंद्रीय जल आयोग करता है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है आपका कि हिमस्खलन की नोडल एजेंसी रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान कहां स्थित है? देहरादून, चंडीगढ़, रुड़की, पुणे, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी चंडीगढ़। डीजीआरई डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है जो हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन का अध्ययन और पूर्वानुमान करती है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1969, 1983 या 1999? सही उत्तर है 1983। भारत में परमाणु और विकिरण सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यानी कि रेडिएशन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एईआरबी की स्थापना 15 नवंबर 1983 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी अर्ली वार्निंग के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? सही उत्तर है आपका ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS। 2004 की विनाशकारी सुनामी के बाद भारत ने INCOIS हैदराबाद में अपना सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र स्थापित किया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत महासागर से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? सही उत्तर है आपका सी 2015 से 2030। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क एक वैश्विक समझौता है। इसे जापान में अपनाया गया था और इसके कार्यान्वयन की निर्धारित समय सीमा 2015 से 2030 तक है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसकी वैश्विक पहल है? सही उत्तर है आपका बी संयुक्त राष्ट्र यूएन की। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका लक्ष्य 2027 तक पृथ्वी के हर नागरिक को खतरनाक मौसम और जलवायु आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली की सुरक्षा घेरे में लेना है। अगला प्रश्न है आपका कि मलबे में दबे लोगों को खोजने वाली अंतरराष्ट्रीय टीमों के लिए मानक कौन तैयार करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह INSARAG। ये भूकंप जैसी आपदाओं में ढही इमारतों में शहरी खोज और बचाव टीमों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI का मुख्यालय कहां है? सही उत्तर है आपका बी नई दिल्ली में। CDRI एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित बनाना है। भारत के नेतृत्व में बने इस गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वन सर्वेक्षण FCI किस आपदा की नोडल एजेंसी है? यहां पर नोडल होगा, ठीक है। सही उत्तर है आपका सी बनाग्नि। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके पूरे भारत में जंगल की आग की निगरानी और चेतावनी जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में नई तकनीकी जैसे AI और ड्रोन के उपयोग हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? सही उत्तर है आपका TIFAC।
टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये एक स्वायत्त निकाय है। यह आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में एआई और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग का आकलन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका सी, देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हिमालय के भूविज्ञान, भूकंप और भूस्खलन के अध्ययन के लिए एक प्रमुख शोध संस्थान है। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को अपना वर्तमान नाम किस वर्ष मिला? सही उत्तर है आपका सी, 1949। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में इरफा, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में हुई थी। आजादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, संक्रामक रोगों और महामारियों का प्रबंधन। एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य कोविड-19 जैसी महामारियों और संक्रामक रोगों का पता लगाना और जैविक आपदाओं का प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि तेल रिफाइनरी आपदाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्था आईआईपी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीएसआईआर आईआईपी पेट्रोलियम क्षेत्र के अनुसंधान और रासायनिक आपदाओं की तकनीकी विशेषता प्रदान करता है। यह मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इसलिए दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि बिल्ड बैक बेटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका पुनर्निर्माण के दौरान पहले से सुरक्षित ढांचा तैयार करना। बिल्ड बैक बेटर सेंडाई फ्रेमवर्क का एक प्रमुख घटक है। इसका अर्थ है कि आपदा के बाद इमारतों और बुनियादी ढांचे का ऐसा पुनर्निर्माण करना जो पुरानी संरचनाओं से अधिक मजबूत हो और भविष्य की आपदाओं का सामना कर सके। अगला प्रश्न है आपका कि INSARAG नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव टीमों का समन्वय। इंसार यानी कि इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख नेटवर्क है। भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं के समय विभिन्न देशों से आने वाली अंतरराष्ट्रीय बचाव टीमों के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक रिसाव के समय विषाक्तता की जांच करने वाली संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च IITR कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका बी, लखनऊ में। यह औद्योगिक गैस रिसाव जैसे रासायनिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण और यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेस चार्टर समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, आपदा राहत हेतु मुक्त उपग्रह डेटा उपलब्ध कराना। इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। स्पेस चार्टर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक अनूठा सहयोग है। बड़ी आपदाओं के समय यह चार्टर प्रभावित देशों को बचाव और राहत कार्यों के लिए तत्काल और मुफ्त उपग्रह चित्र प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि तटीय समुदायों को सुनामी के प्रति जागरूक करने वाला सुनामी रेडी कार्यक्रम किसका है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यूनेस्को IOC। सुनामी रेडी यूनेस्को अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य तटीय समुदायों को सुनामी के खतरों के प्रति जागरूक और तैयार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है आपका डी, 2022 में। भारत में बांधों की विफलता से होने वाली भयानक बाढ़ आपदाओं को रोकने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत फरवरी 2022 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण कौन करता है? सही उत्तर है आपका ए, BIS भारतीय मानक ब्यूरो। भारत में भवनों और संरचनाओं के लिए भूकंपीय जोनिंग मैप और भूकंप प्रतिरोधी निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन कोड का प्रकाशन भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है आपका सी, 1968 में। भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना और समुदाय में सेवा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का वर्तमान स्वरूप
किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1999, 2008, 2012 या 2019? सही उत्तर है आपका बी 2008। एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है और यह इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। यह उपग्रह डेटा प्राप्त कर आपदा प्रबंधन में मदद करता है। इसका वर्तमान स्वरूप 2008 में इसरो के पूर्ण केंद्र के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है आपका कि विकासशील देशों को आपदा पुनर्प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मंच कौन सा है? सही उत्तर है आपका GFDRR, वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह, ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। अगला प्रश्न है आपका कि चक्रवात, भारी वर्षा और भूकंप की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये IMD है, भारत मौसम विज्ञान विभाग है। ये मौसम संबंधी आपदाओं जैसे चक्रवात, भारी वर्षा, लू और भूकंप की निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिए भारत सरकार की मुख्य नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने वाली संस्था NEERI कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका बी, नागपुर में। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए कौन सा कोष है? सही उत्तर है आपका लॉस एंड डैमेज फंड, LDF। लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना COP27 सम्मेलन में की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली गंभीर आपदाओं से पीड़ित गरीब और विकासशील देशों को वित्तीय मुआवजा देना है। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं बहुत सारे MCQs जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और जब भी आप कमेंट किया करिए अपना एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमें काफ़ी अच्छा लगता है और पता चलता है कि जो कंटेंट बना रहे हैं वो किसके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो आपका अच्छा फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। रही बात PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप मैसेज करके हमारी सारी PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। सभी PDFs बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अभी तक की 100 से अधिक PDFs प्रोवाइड हो जाएंगी और आपका जो एग्जाम 21 मई को लगना है तो 21 मई तक आपको हम निरंतर PDFs रिवीजन के लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। रातों की मेहनत, दिन का ये जोश, सपनों को जीने की दिल में है खोज। ज्ञान की शक्ति से बढ़ता विश्वास, अब जीत है लिखनी, आना है पास। क्विक रिवीजन क्लासेस, सपना सच होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस, अब तू ही टॉपर होगा। क्विक रिवीजन क्लासेस, जीत हमारी। क्विक रिवीजन क्लासेस, जीत हमारी।